हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 25 जुलाई 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम 10 करंट अफेयर क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके साथ साथ लास्ट में हम 30 प्रश्न जो है बजट के करेंगे, जो कि वित्त मंत्री सीतारमण जी के द्वारा अभी हाल ही में पेश किया गया है। तो 10 करंट अफेयर क्वेश्चन रिवीजन करेंगे और साथ में 30 बजट के प्रश्न देखने वाले हैं। तो यह करंट अफेयर क्वेश्चन 25 जुलाई से संबंधित है, जो कि दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। आप सभी हमारे साथ 20 से 25 मिनट जरूर बने रहें। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में राष्ट्रीय आयकर दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय आयकर दिवस 2024 कब मनाया गया है? 21 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। इसकी व्याख्या देखें तो राष्ट्रीय आयकर दिवस 2024 पूछे कब मनाया गया है, तो यह 24 जुलाई को मनाया गया है। और इस बार जो है आयकर दिवस की अगर पूछे कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो 165वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। और पहली बार जो है अगर पूछे राष्ट्रीय आयकर दिवस की स्थापना कब किया गया था, तो 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया था। वहीं पूछे कि आयकर विभाग द्वारा किस प्रकार का कर लगाया जाता है, तो आयकर विभाग द्वारा प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है। और यह कर अगर पूछे कौन लगाता है, तो सीबीडीटी के द्वारा लगाया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स। इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके अध्यक्ष अभी पूछे कौन बनाए गए हैं, तो रवि अग्रवाल जी बनाए गए हैं। तो सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? रवि अग्रवाल जी बनाए गए हैं। इनके द्वारा जो है प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है आयकर विभाग पर, जिसकी स्थापना दिवस को मनाई जाती है। तो 24 जुलाई को इसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय आयकर विभाग का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न हमारा है दूसरा। 30 प्रश्न बजट के हैं, तो वीडियो बड़ी ना बने, इसलिए आज हम लल्लन टॉप प्रश्न नहीं लाए हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में जलवायु वित्त कार्य निधि जिसे CFAF की घोषणा किसने की है? तो जलवायु वित्त कार्य निधि की घोषणा किसने करी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अजरबैजान ने करी है। इसकी व्याख्या देखें तो CFAF यानी क्लाइमेट फाइनेंशियल एक्शन फंड, हिंदी में इसे कहते हैं जलवायु वित्त कार्य निधि। इसको अभी पूछे किसने लॉन्च किया है, तो अजरबैजान ने लॉन्च किया है। क्योंकि आप सभी को पता है कि COP29 अगर पूछे कहाँ होगा, तो COP29 ये जो है अजरबैजान में होगा। तो यहीं पे जो है CFAF को लॉन्च किया गया है अजरबैजान के द्वारा। अगर वहीं पूछे कि CFAF का अगर पूछे मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है बाकू में। और अजरबैजान की अगर राजधानी पूछे क्या है, तो अजरबैजान की राजधानी भी बाकू है। अगर इसके लिए जो है CFAF के लिए पूछे अगर फंड कहाँ से जारी किया जाएगा, तो इसका फंड जो है कहाँ से जारी होगा, तो जीवाश्म ईंधन उत्पादन करने वाले देश जो है इसके लिए फंड जारी करेंगे। जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है जैसे कोयला हो जाएगा, पेट्रोल, डीजल, ये सभी चीज़ें जो हैं ये जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये सभी जो है जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आती हैं। और जो भी जीवाश्म ईंधन का उत्पादन करेंगे वही जो है क्लाइमेट फाइनेंशियल एक्शन फंड के लिए जो है फंड जारी करने वाले हैं, जिनमें से जो भी फंड जारी होगा उसी में से 50% जो पैसा होगा, यानी जो 50% का फंड होगा वह क्लीन एनर्जी में खर्च होगा। जैसे क्लीन एनर्जी मतलब सोलर एनर्जी के लिए और विंड एनर्जी के लिए खर्च होगा। ठीक है, तो क्लाइमेट फाइनेंशियल एक्शन फंड का आयोजन अगर पूछे कहाँ किया जा रहा है, तो अजरबैजान में किया जा रहा है। और COP29 का आयोजन पूछे कहाँ किया जा रहा है, तो ये भी अजरबैजान में किया जा रहा है। और इसी COP29 में ही क्लाइमेट फाइनेंशियल एक्शन फंड को जारी किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। और अगर पूछे क्लाइमेट फाइनेंशियल एक्शन फंड का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय बाकू में है, जो कि अजरबैजान की राजधानी है। तीसरा प्रश्न देखें तो राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने जुलाई 2024 तक कितने ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया है? तो राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने जुलाई 2024 तक कितने ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 करोड़ नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। इसकी व्याख्या देखें तो जल जीवन मिशन योजना यह पूछे किसने शुरू करी है? यह योजना शुरू किया गया था PM मोदी जी के द्वारा। और इसकी घोषणा कब की गई थी? तो इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को PM मोदी जी के द्वारा लाल किले से इसकी घोषणा की गई थी। 2024 में कहा गया है कि हर घर नल कनेक्शन के तहत 15 करोड़ नल कनेक्शन प्रदान कर दिया गया है। ठीक है, तो कितना करोड़? 15 करोड़ नल कनेक्शन भारत में कर दिया गया है
2024 तक, ये आपको याद रखना है। और यह योजना कब शुरू की गई थी? तो 2019 से लेकर 2024 तक पिछले 5 सालों में 15 करोड़ नल कनेक्शन भारत में प्रदान कर दिया गया है। इसमें पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन कनेक्शन जो है 15 करोड़ कर दिया गया है। किस योजना के तहत? तो जल जीवन मिशन योजना के तहत। और यह कार्य जो है, यह कनेक्शन किस मंत्रालय के अंतर्गत किया जा रहा है? तो यह कनेक्शन जो है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगर पूछे 2024 में जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो CR पाटिल मंत्री हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं चौथे प्रश्न की, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में पूछे शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंगापुर को। यह जो है साल में 3 बार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 यह साल में कितनी बार? तो 3 बार इसका इंडेक्स आता है, यानी हर 4 महीने में 1 बार। तो इस बार जो है इसमें बताया गया है कि जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है इसका मतलब क्या होता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है, यानी कि वीज़ा फ्री एंट्री। मान लीजिए कि इसमें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहला स्थान किसको मिला है? तो पहला स्थान सिंगापुर को मिला है। और सिंगापुर का वीज़ा यानी पासपोर्ट इतना मजबूत है कि वह जो है बिना वीज़ा के 195 देशों में एंट्री कर सकता है। तो सिंगापुर पहले स्थान पर है और सिंगापुर का पासपोर्ट इतना मजबूत है कि 195 देश में जाने के लिए सिंगापुर के लोगों को वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और वहीं पूछे कि भारत का जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा स्थान है? तो भारत का 82वां स्थान है। और भारत जो है बिना वीज़ा के कितने देशों में एंट्री कर सकता है? तो भारत जो है 58 देशों में बिना वीज़ा के एंट्री कर सकता है। ठीक है। और 82वें स्थान पर भारत है और इसके साथ साथ 2 देश और हैं, सेनेगल और तजाकिस्तान। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। तो 82वें नंबर पर 3 देश हैं, भारत, सेनेगल, तजाकिस्तान। पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर सिंगापुर है। और अंतिम स्थान पे पूछे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश है? तो अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 5वां, हाल ही में दुनिया की पहली मिस AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का ताज किसने जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केंजा लेली ने मिस AI का ताज जीत लिया है। इसकी व्याख्या देखें तो मिस AI का ताज जो है इसका पहली बार आयोजन किया जा रहा है। और यह किसने जीता है? तो मिस AI का ताज पहली बार जीता है। इसकी विजेता कौन बनी है? केंजा लेली बनी है। और ये कहाँ की AI है? तो यह मोरक्को की है। तो मिस AI में पहली बार ताज जीतने वाली कौन बन गई हैं? तो केंजा लेली बन गई हैं। और ये किस देश की हैं? तो ये मोरक्को की हैं। ठीक है। AI का मतलब मैंने बता दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, यानी जब मशीन जो है मानव की तरह व्यवहार करने लगे तो उसे ही बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ठीक है। तो मिस AI कौन बन गई हैं? केंजा लेली, जो कि मोरक्को देश की हैं। अब वहीं पूछे मिस वर्ल्ड कौन बनी है? ये जो है एक लड़की है, ऐसा मत समझ लेना कि ये भी कोई AI है। ठीक है। तो मिस वर्ल्ड कौन बनी है? क्रिस्टिना पिस्कोवा बनी है। और ये किस देश की हैं? तो ये है चेक गणराज्य की है। और ये किस क्रम की बनी है? तो ये 72वें क्रम की मिस वर्ल्ड बनी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 6वां, हाल ही में FAO की वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला शीर्ष देश कौन बन गया है? तो यह बन गया है चीन। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024, यह अगर पूछे रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो FAO के द्वारा जारी किया गया है। और इस बार जो है वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट की थीम क्या रखी गई है? नवाचार के माध्यम से वन समाधानों में तेजी लाना, इसकी थीम रखी गई है। और इसमें बताया गया है कि वार्षिक वृद्धि दर के मामले में वन स्थिति में सबसे अग्रणी देश कौन सा है? तो सबसे अग्रणी देश बन गया है चीन, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पर भारत और चौथे नंबर पर चिली और 5वें नंबर पर वियतनाम। तो ये टॉप 5 कंट्री हैं जिनमें वैश्विक स्थिति के आधार पर नंबर मिला है। तो सबसे ज़्यादा वार्षिक वृद्धि दर किस देश में देखा गया है वनों के क्षेत्र में? तो चीन में, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पर भारत, चौथे नंबर पर चिली, 5वें नंबर पर वियतनाम। तो ये 5 देश आप सभी को याद रखना है। इसके बाद और देख लेते हैं। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि 1990 से लेकर 2024 तक इनके बीच में 420 मिलियन वन भूमि को जो है काट पीट करके उपयोग में ले लिया गया है। यानी कि जो वन क्षेत्र थे 420 मिलियन, इनको अब क्या कर दिया गया है? या तो आवास बना दिए गए हैं,
या फिर इन पर जो है क्या कर दिया गया है, कारखाने खोल दिए गए हैं, या फिर इन पर कोई इंडस्ट्री एरियल बना दिया गया है, या फिर इन पर सड़क बना दिया गया है। इस प्रकार से जो है 420 मिलियन वन भूमि को नष्ट करके इसमें बदल दिया गया है, उपयोग में ले लिया गया है। आवास, कारखाने, सड़क, उद्योग, इन सभी क्षेत्रों में इसको जो है उपयोग कर लिया गया है 2024 तक। कहाँ से कहाँ तक? तो 1990 से लेकर 2024 तक। नेक्स्ट बात करते हैं 7वां प्रश्न। हाल ही में फ्रिगेट श्रेणी का पहला त्रिपुट जहाज कहाँ लॉन्च हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रिगेट श्रेणी का पहला त्रिपुट जहाज गोवा में लॉन्च किया गया है। फ्रिगेट का मतलब क्या होता है? फ्रिगेट श्रेणी का मतलब होता है जो छोटे जहाज होते हैं, ठीक है। तो इसी फ्रिगेट श्रेणी में पहला INS अगर पूछे त्रिपुट जहाज कहाँ लॉन्च किया गया है, तो यह लॉन्च किया गया है गोवा में। तो फ्रिगेट श्रेणी का पहला जहाज कौन सा है? इसका नाम है INS त्रिपुट, यानी इंडियन नेवल शिप त्रिपुट है। और यह त्रिपुट कहाँ लॉन्च किया गया है? गोवा में लॉन्च किया गया है। अगर पूछे किस आह्वान पर लॉन्च किया गया है, तो अथर्ववेद के आह्वान पर लॉन्च किया गया है, गवर्नर की पत्नी के द्वारा। किसके द्वारा? तो गवर्नर की पत्नी के द्वारा फ्रिगेट श्रेणी का पहला त्रिपुट जहाज गोवा में लॉन्च किया गया है अथर्ववेद के आह्वान पर। अगर पूछे अथर्ववेद या वेद त्रयी में शामिल है, तो वेद त्रयी में अथर्ववेद शामिल नहीं है। अगर पूछे वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं, तो ऋग्वेद हो जाएगा। कौन सा वेद? ऋग्वेद हो जाएगा। फिर इसके बाद हो जाएगा सामवेद, यहाँ पे सामवेद याद रखेंगे। और इसके बाद जो है यजुर्वेद, ठीक है। तो ये सभी जो है वेद ऋग त्रयी में शामिल होते हैं। वेद त्रयी में कौन कौन से वेद शामिल हैं? तो सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों जो है वेद त्रयी में शामिल हैं, जबकि अथर्ववेद जो है वेद त्रयी में शामिल नहीं है। तो इसी के आह्वान पर वेद त्रयी जो ये अथर्ववेद दिया गया है, इसी के आह्वान पर फ्रिगेट श्रेणी का पहला त्रिपुट जहाज कहाँ लॉन्च किया गया है? गोवा में लॉन्च किया गया है। अथर्ववेद के अगर पूछे लेखक कौन है, तो ऋषि अथर्वा हैं इसके लेखक। और अथर्ववेद पूछे इसमें किसका उल्लेख किया गया है, तो जादू टोना टोटका का उल्लेख किया गया है। किस वेद में? तो अथर्ववेद में किया गया है। नेक्स्ट एक प्रश्न और आप सभी को याद रखना है। अभी जो है हाल ही में INS ब्रह्मपुत्र में आग लग गया है। इसमें कुछ खराबी हो गई थी, इसको ठीक कराने के लिए मुंबई ले जाया गया था, और यहीं पर जो है INS ब्रह्मपुत्र में आग लग गया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी हाल ही में किस INS में आग लगने की घटना सामने आई है, तो INS ब्रह्मपुत्र है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 8वां। हाल ही में TB मुक्त नगर पालिकाओं के लिए स्वास्थ्य नगरम परियोजना किसने लॉन्च करी है? तो TB मुक्त नगर पालिकाओं के लिए स्वास्थ्य नगरम परियोजना पूछे किसने लॉन्च करी है, तो यह तेलंगाना सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्वास्थ्य नगरम परियोजना पूछे किसने लॉन्च किया है, तो तेलंगाना ने लॉन्च किया है। और तेलंगाना के CM कौन है? रेवंत रेड्डी जी ने लॉन्च किया गया है। स्वास्थ्य नगरम परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो TB मुफ्त नगर पालिका, ठीक है। तो TB मुफ्त नगर पालिका घोषित करना है, जिसके लिए जो है स्वास्थ्य नगरम परियोजना तेलंगाना सरकार रेवंत रेड्डी के द्वारा लॉन्च किया गया है, और यह 3 साल के लिए लॉन्च किया गया है। अब TB के बारे में देख लेते हैं। TB अगर पूछे किससे होता है, तो TB जो है जीवाणु से होता है। TB को जो है क्षय रोग या तपेदिक रोग भी कहते हैं। TB के लिए कौन सी टीका की खोज की गई है? BCG टीके की खोज की गई है, जिसका नाम है बेसिलस कालमेट गुरीन, इसका फुल फॉर्म होता है। और TB के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो निक्षय पोर्टल लॉन्च किया गया है। और TB को हराने के लिए, यानी TB को देश से खत्म करने के लिए कब तक लक्ष्य रखा गया है? तो इसका यह लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। तो TB हारेगा देश जीतेगा कब तक का लक्ष्य रखा गया है? तो 2025 तक लक्ष्य रखा गया है। अगर वहीं बात करें TB के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, तो TB के लिए प्रधान सलाहकार सौम्या स्वामीनाथन जी को नियुक्त किया गया है। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये तो अभी हाल ही में करंट अफेयर के क्वेश्चन में भी बना था। TB के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, तो सौम्या स्वामीनाथन जी को। 9वां प्रश्न देखिए, तो हाल ही में फिनिश कंपनी की ह्यूमन मोबाइल डिवाइस, जिसे HMD कहते हैं, ने किसे ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो फिनिश कंपनी की ह्यूमन मोबाइल डिवाइस ने किसे ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन C, सानिया मल्होत्रा जी को। HMD
यह जो है किसकी कंपनी है, तो यह फिनिश की कंपनी है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ह्यूमन मोबाइल डिवाइस। यह जो है स्मार्टफोन बनाने वाली एक कंपनी है HMD। ठीक है, HMD एक कंपनी है जो कि किसके अंतर्गत आती है, तो यह फिनिश कंपनी की यह एक कंपनी है HMD, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन मोबाइल डिवाइस। यह एक स्मार्टफोन बनाती है और इसने अभी हाल ही में HMD कंपनी ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, तो सानिया मल्होत्रा जी को नियुक्त किया है। ठीक है, तो सानिया मल्होत्रा जी अगर पूछे किसकी ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं, तो HMD फिनिश कंपनी की बनाई गई हैं। इनके बारे में थोड़ी सी करंट अफेयर देख लेते हैं। इन्हें अभी हाल ही में न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड भी मिला है। और किस फिल्म के लिए मिला था, तो इनके फिल्म का नाम है मिसेज। तो मिसेज के लिए न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला था, तो सानिया मल्होत्रा जी को मिला था। वहीं नेक्स्ट देख लेते हैं, मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा, इन तीनों को जो है प्ले स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। प्ले स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा को नियुक्त किया गया है। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे 30 बजट के क्वेश्चन। हाल ही में रेसल फॉर ग्लोरी CSR पहल किसने लॉन्च की है, तो रेसल फॉर ग्लोरी पहल अगर पूछे किसने लॉन्च किया है, तो इंडस बैंक ने लॉन्च किया है। तो इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया है। रेसल फॉर ग्लोरी पहल अगर पूछे किसने लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया गया है इंडसइंड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। और यह किस प्रकार का पूछे, रेसल फॉर ग्लोरी पहल किस प्रकार का पहल है, तो CSR पहल है। CSR का फुल फॉर्म होता है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबल, इसका फुल फॉर्म होता है, हिंदी में इसे कहते हैं कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वता। यानी कि जो भी कंपनी का फ़ायदा हो रहा है उसमें से कुछ प्रतिशत बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो सोशल वर्क में लगा देती हैं। तो रेसल फॉर ग्लोरी पहल के तहत जो है CSR कंपनी अपने हिस्से का 2% हिस्सा जो है समाज के विकास में लगा देगी। ठीक है, जिसके लिए इस कंपनी ने 50 होनहार महिलाओं को कुश्ती की ट्रेनिंग देने वाली है। एक तो मुझे समझ में नहीं आता, होनहार महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। ठीक है, अगर होनहार है तो उसे ट्रेनिंग देने के लिए क्या ज़रूरत है, जो होनहार ना हो उसको ट्रेनिंग दिया जाए तो बात तो समझ में आती है। लेकिन होनहार महिलाओं को ट्रेनिंग दिया जा रहा है कहाँ पर, विजयनगर के वेल्लारी में। विजयनगर यानी आंध्र प्रदेश के वेल्लारी गांव में इन 50 महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। किस श्रेणी में, तो कुश्ती में दी जा रही है। तो रेसल फॉर ग्लोरी पहल किसने शुरू किया है, इंडसइंड बैंक ने शुरू किया है। और यह अपने लाभ का 2% हिस्सा समाज के विकास में लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए 50 होनहार महिलाओं को कुश्ती की ट्रेनिंग दी जाएगी बेल्लारी में। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट, बजट 2024-25 के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न देखेंगे, जिनमें से आप सभी को हर परीक्षा में प्रश्न मिल जाएगा अगले साल तक। ठीक है, जब तक बजट नेक्स्ट नहीं आ जाता उसके पहले जो भी प्रश्न बनेंगे इनमें से प्रश्न आप सभी को जरूर देखने को मिलेगा। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। अगर बात करते हैं बजट किसने पेश किया है, तो बजट जो है निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। ठीक है, तो 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा कौन सी बार बजट पेश किया गया है, तो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 7 बार बजट पेश किया गया है। 6 बार तो इन्होंने पूर्ण बजट पेश किया है और 1 बार इन्होंने अंतरिम बजट पेश किया है। तो इस प्रकार से इन्होंने 7 बार बजट पेश कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, बजट 2024-25 में कौन से 4 प्रमुख जातियों पर ध्यान दिया गया है, तो बजट में 4 प्रमुख जातियां कौन कौन सी बताई गई हैं, एक तो युवा, दूसरा महिला, तीसरा गरीब, चौथा किसान। नेक्स्ट है, बजट 2024-25 के मुख्य विषय कौन कौन से हैं, तो इसके मुख्य विषय 4 हैं। कौन कौन से, रोजगार, MSME, मध्यम वर्ग और कौशल विकास। ये 4 वर्ग हैं, ये आपको याद रखना है। तो बजट 2024-25 के मुख्य विषय कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से, रोजगार, MSME, मध्यम वर्ग और कौशल विकास। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न हमारा है चौथा, विकसित भारत के लिए बजट में कौन कौन सी प्राथमिकताएं बताई गई हैं, तो 9 प्राथमिकताएं बताई गई हैं। कितनी, 9। तो विकसित भारत के लिए कितनी प्राथमिकताएं बताई गई हैं बजट में, 9। ये आपको जरूरी डाटा याद रखना है, 9। और बाकी के 9 कौन कौन से हैं आप जो है वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 9 के बारे में मैंने लिख दिया है। 5वां प्रश्न हमारा है, बजट 2024-25 में कितने जैव संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, तो कितने जैव संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, तो 10,000 जैव संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे बजट 2024-25 के लिए।
पीएम पैकेज में कुल कितनी योजनाएं शामिल की गई हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। पीएम पैकेज में कुल कितनी योजनाओं को शामिल किया गया है? तो 5 योजनाओं को शामिल किया गया है। और इन योजनाओं का उद्देश्य क्या है? एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट करना इनका उद्देश्य है, जिसके लिए जो है पीएम पैकेज में 2 लाख रुपए खर्च होंगे, ये भी इसमें प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। पूर्वोत्तर योजना में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? जो भी महत्वपूर्ण होगा मैं बता दूंगा। पूर्वोत्तर योजना में कौन कौन से राज्य शामिल किए गए हैं और इनका टैग लाइन पहले देख लेते हैं। तो इनका टैग लाइन है विकास भी विरासत भी, विकास भी विरासत भी इनका टैग लाइन है। और कौन कौन से राज्य जो है पूर्वोत्तर योजना में शामिल किए गए हैं? तो पूर्वोदय योजना में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य जो है पूर्वोदय योजना में शामिल किए गए हैं। राज्य भी पूछ सकता है कितने राज्य शामिल किए गए हैं? 5, और 5 के नाम भी आपको याद रखना है। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे में कहाँ पर औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा? तो अमृतसर से कोलकाता के लिए जो औद्योगिक गलियारे का निर्माण किया जा रहा है, उसके लिए औद्योगिक केंद्र का विकास कहाँ किया जाएगा? तो गया में किया जाएगा। गया यानी कि बिहार में किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो 63,000 गाँवों को कवर करते हुए आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो आदिवासी समुदाय की योजनाओं को उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया गया है। कितने गाँव के लिए? तो इसमें जो है 63,000 गाँव को कवर किया जाएगा, जो कि आदिवासी समुदाय से संबंधित गाँव होंगे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, पोलावरम सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? इंपॉर्टेंट है कि याद रखेंगे। पोलावरम सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है, जिसके लिए 15,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। और इस 15,000 करोड़ रुपए में राजधानी का विकास किया जाएगा, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है, इसका विकास किया जाएगा, और सिंचाई कार्य में भी विकास किया जाएगा। और एक प्रश्न याद रखेंगे, 2600 करोड़ रुपए अगर पूछे किसके लिए प्रस्तावित किया गया है बजट में? तो बिहार के लिए किया गया है, जिसमें बिहार की सड़कों का विकास किया जाएगा, ठीक है। कितने करोड़ रुपए? तो 26,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मुद्रा योजना में तरुण श्रेणी में ऋण सीमा में क्या परिवर्तन हुआ है? तो 3 प्रकार की ऋण दी गई हैं लोगों, मतलब व्यक्ति को 3 प्रकार की ऋण दी गई है। एक तो शिशु लोन है, दूसरा किशोर लोन है, और तीसरा जो है तरुण लोन है। तो इसमें जो है 2023 से 24 के लिए जो है कितनी योजनाएं जारी की गई थी शिशु लोन के अंतर्गत? तो 50,000 का लोन जारी किया गया था। किशोर लोन में 50,000 से लेकर 5 लाख तक लोन जारी किया गया था, जबकि तरुण लोन के लिए 5 लाख से 10 लाख लोन जारी किया गया था। लेकिन बजट 2024 और 25 में इसमें जो है इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जबकि जो तरुण लोन है इनमें परिवर्तन किया गया है। तो 2024-25 में कितना जो है सीमा ऋण जो है परिवर्तन किया गया है? तो इसमें जो है 5 लाख से अब 20 लाख कर दिया गया है तरुण लोन में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी के दोनों शिशु लोन और किशोर लोन सेम वैसे हैं, जो 2023 से 24 में था वही 24-25 में है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे? तो कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे? तो 12 किए जाएंगे। भारत में MSME क्षेत्र में खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा हेतु कितनी प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी? तो MSME क्षेत्र में और खाद्य गुणवत्ता में सुरक्षा के लिए कितनी प्रयोगशाला स्थापित की जाएंगी? तो 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। नेक्स्ट बात करें तो 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने बड़े शहरों में ट्रांजिट उन्मुख विकास पर बल दिया गया है? तो जहाँ पर 30 लाख जनसंख्या से अधिक लोग होंगे, वहाँ पर अगर पूछे कितने बड़े शहरों को ट्रांजिट उन्मुख विकास में शामिल किया गया है, तो ऐसे 14 बड़े शहरों को शामिल किया गया है जहाँ की जनसंख्या 30 लाख से अधिक है। वहाँ पर जो है क्या किया जाएगा? ट्रांजिट उन्मुख विकास किया जाएगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में कितने यूनिट प्रतिमाह बिजली मुफ्त मिलेगी? तो इसमें 300 यूनिट बिजली प्रतिमाह मुफ्त मिलेगी PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत। ये आपको याद रखना है, जिसमें अगर पूछे कितने लोग लाभान्वित होंगे, तो 1 करोड़ परिवार इससे लाभान्वित होगा। नेक्स्ट है, NTPC और BHEL ने कितने मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करेंगे? तो NTPC और भेल ये दोनों मिलकर जो है अगर पूछे कितना मेगावाट विद्युत उत्पादन करने वाले हैं, तो 8,000 मेगावाट
जो है बिजली ये दोनों मिलकर उत्पादित करने वाले हैं। ठीक है, तो इन दोनों का जॉइंट थर्मल पावर प्लांट है और ये दोनों जो है एक साथ 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने वाले हैं। नेक्स्ट है, भारत का जीडीपी का कितना प्रतिशत अवसंरचना के लिए आवंटित किया गया है। अवसंरचना का मतलब होता है बिजली, स्वास्थ्य, अस्पताल, शिक्षा, विद्यालय, सड़क आदि सभी चीज़ों में विकास करने के लिए भारत की जीडीपी का कितना प्रतिशत रुपए यहाँ पे खर्च किया जाएगा। तो जीडीपी का जो है 3.4% रुपये जो है अवसंरचना के लिए खर्च किया जाएगा, जिनमें बिजली, स्वास्थ्य, अस्पताल इन सभी चीज़ों में खर्च किया जाएगा, जिसके लिए बजट में कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। तो 11,11,1101 रुपये खर्च किए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, कौन से राज्य में बाढ़ प्रबंधन प्रबल किया जाएगा, यानी कि किस राज्य में बाढ़ के लिए प्रबंधन मैनेजमेंट तैयार किया जाएगा। तो ऐसे 3 राज्य हैं, सिक्किम, असम और उत्तराखंड। इन 3 राज्यों में जो है बाढ़ प्रबंधन केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर कौन से 2 नए कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। तो काशी विश्वनाथ मंदिर अगर पूछे कहाँ पे है तो यह बनारस यानी वाराणसी में है, और इसी के तर्ज पे जो है 2 और नए कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। 2 नए कॉरिडोर कौन कौन से हैं। तो विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर ये पहला हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा महाबोधि मंदिर, ये दूसरा हो जाएगा। किसकी तर्ज पर, तो वो काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर पर इनके जैसे ये भी दोनों बनाए जाएंगे। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए कितने करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया गया है, यानी अंतरिक्ष में खोज करने के लिए और विभिन्न प्रकार के अंतरिक्ष शोध के लिए कितने रुपए जो है बजट में जारी किया गया है। तो 1000 करोड़ रुपए अंतरिक्ष के लिए फंड जारी किया गया है। भूखंडों की पहचान करने के लिए क्या लॉन्च किया गया है। तो जो भूखंड होते हैं इनको जो है लॉन्च करने के लिए, इनकी पहचान करने के लिए कौन सा चीज़ जारी किया गया है। तो भू आधार नंबर, जैसे कि आधार कार्ड की तरह भूखंडों के लिए भी एक नंबर जारी कर दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि भूखंड नंबर 1 उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के ऋषिकेश में है। भूखंड नंबर 2 या जो है देहरादून में है। तो इस प्रकार से एक नंबर लॉन्च कर दिया जाएगा, जिससे दुर्घटना के समय आसानी से बता दिया जाएगा कि भूखंड नंबर 1 पर पहुंचिए, तो तुरंत जो है ऋषिकेश में पहुंच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अवयस्कों के लिए एनपीसी हेतु माता पिता अभिभावकों द्वारा दिए गए अंशदान हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है। एनपीसी हेतु माता पिता अभिभावकों के द्वारा जो भी बच्चे होते हैं उनको जो है दान देने के लिए एक योजना शुरू की गई है सरकार के द्वारा, जिसका नाम है NPS वात्सल्य। इसके द्वारा जो है जो भी माता पिता अभिभावक होते हैं वो बच्चों के लिए दान कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। तो 2024-25 में कितना अनुमान लगाया गया है। तो यह अनुमान लगाया गया है 4.9% का अनुमान लगाया गया है 2024 से 25 के लिए, जबकि 25 से 26 के लिए कितना अनुमान लगाया गया है। तो यह अनुमान लगाया गया है 4.5 के लिए। ये जितना नीचे जाएगा, मतलब यह अंक जो है जितना नीचे जाएगा उतना ही राजकोषीय घाटा अच्छा रहेगा। ठीक है, और महंगाई भी उतनी कम रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, वित्त वर्ष 2024 में भारत के विकास दर क्या रही है। तो वित्त वर्ष 2024 में भारत का विकास दर क्या रहा है। तो 8.2% रहा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कितनी बढ़ोतरी की गई है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल में पहले कितनी थी। तो पहले 10% थी, इसको बढ़ा के अब जो है कितना कर दिया गया है। तो 12.5% कर दी गई है। विदेशी कंपनियों में कॉर्पोरेट टैक्स की दर कितने प्रतिशत कम कर दी गई है। तो विदेशी कंपनियां जो भी हमारे यहाँ पे स्थापित होती थी पहले उनके लिए जो है 40% का टैक्स लगता था, लेकिन अब ये घटाकर 30% कर दी गई है, जिससे कि बाहर की कंपनियां हमारे देश में अधिक से अधिक आकर अपना जो है कारखाने स्थापित कर सके हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से देखते हैं। ये नहीं है, ये है नई। ठीक है, नई कर स्लैब के अनुसार कितनी राशि तक कर की दर शून्य कर दी गई है। तो नई कर स्लैब के अनुसार, नई कर यानी कि 2024 से 25 के लिए, 2024 से 25 के लिए कितने स्लैब के अनुसार, कितनी स्लैब राशियों के अनुसार राशि दर जो है शून्य कर दी गई है। तो पहले जो है ये 2.5 तक था, यानी कि 0 से आपके पास अगर 2.5 लाख रुपए है तो आपको कोई भी टैक्स या फिर कोई भी कर सरकार को नहीं देना है। लेकिन अब 0 से कितना कर दिया गया, 0 से अब ये 3% तक कर दिया गया है। ठीक है, यानी 0 से 3 लाख रुपए तक
अगर पैसे किसी के पास है तो उनको जो है 0 टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी के पास 3 लाख से 7 लाख है तो उनको 5% का टैक्स देना पड़ेगा। 7 से अगर 10 लाख है तो उनको 10% का ब्याज देना पड़ेगा। और वहीं अगर 10 से 12 लाख है तो 15% का ब्याज देना पड़ेगा। और 12 से अगर 15 लाख है तो 20%। और 15 से लाख से अगर अधिक ऊपर है तो उनको जो है 30% का लाभ टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये इसमें प्रश्न बनेगा कि नई कर स्लैब के अनुसार कितनी राशि को शून्य टैक्स कर दिया गया है। तो 3 लाख तक, पहले 2.5 लाख तक था और अब यह 3 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट 2024-25 के अनुसार सर्वाधिक धन की प्राप्ति कहाँ से होती है। तो सबसे ज़्यादा जो है टैक्स में अगर पूछे बजट में सबसे ज़्यादा जो है धन की प्राप्ति कहाँ से होती है तो बाजार उधार से होती है। ठीक है, तो बाजार उधार से सबसे ज़्यादा टैक्स की प्राप्ति होती है। कितना होता है तो 27% होता है। और दूसरा जो है कहाँ से होता है तो आयकर विभाग के द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है उनसे जो भी कर प्राप्त होता है यह जो है दूसरे नंबर पर आता है और यह 19% होता है। और जीएसटी के मामले में जो कर लगाया जाता है इनसे जो है देश में तीसरे नंबर पर सर्वाधिक धन प्राप्त होता है। और कितना प्राप्त होता है तो 18% धन जो है बजट में जीएसटी से आता है। और दूसरे नंबर पर आयकर विभाग द्वारा आता है। और तीसरे नंबर और पहले नंबर पर आय का जो बजट का सर्वाधिक धन प्राप्त होता है या बाजार उधार से आता है। लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, सेकंड लास्ट है, बजट 2024-25 में कितने प्रतिशत धन का व्यय ब्याज भुगतान में होता है। तो ब्याज भुगतान में अगर पूछे बजट का कितना प्रतिशत धन व्यय होता है तो 19% जो है धन जो है व्यय होता है ब्याज भुगतान में। और वहीं बात करते हैं तीसरे प्रश्न और आज का 30वीं प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है, बजट 2024-25 में प्रमुख 3 मद कौन कौन से हैं जहां सर्वाधिक व्यय होता है। तो सबसे ज़्यादा व्यय कहां पे होता है तो रक्षा से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। इसके बाद ग्रामीण विकास में खर्च होते हैं। और तीसरे नंबर पर कृषि विभाग में यानी कृषि विकास में। तो पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा कहाँ पर पैसे खर्च होते हैं रक्षा में, दूसरे नंबर पर ग्रामीण क्षेत्र में और तीसरे नंबर पर कृषि क्षेत्र में खर्चा होते हैं। तो 2024-25 में इसमें बताया गया कि सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ पर खर्च होंगे। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने बजट के 30 प्रश्न कर लिए हैं। लल्लन टॉप के 10 प्रश्न किए हैं। अगर पूरा करता व्याख्या के साथ तो करा ही, अगर लल्लन टॉप प्रश्न इसमें ऐड कर देता तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती। और अगर आप सभी को कोई अगर शिकायत रहे तो भी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छे लगे तो शेयर जरूर करें। पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।